हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। आज जो डेट है वो है अगस्त 23। मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो उस दिन डेट है अगस्त 23, 2023। और फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय वो हो रहा है 10:31 AM। ठीक है, मतलब मॉर्निंग में हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो चंद्रयान 3 के बारे में होने वाला है। और अभी से कुछ समय बाद इवनिंग में अराउंड 5:47 या 5:45 PM पे चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जो है वो लैंड करेगा मून के सरफेस पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये जानना कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान होने क्या वाला है, क्योंकि अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि लास्ट के जो 15 मिनट हैं उसमें क्या हो रहे हैं लैंडर के साथ जब वो लैंड कर रहा है। तो इस वीडियो में इस चीज़ को हम और डिटेल में देखेंगे कि इस आखिरी के 15 मिनट में क्या होने वाला है, या हम ये कह सकते हैं कि लास्ट का जो 19 मिनट्स है बिफोर द एक्चुअल टच डाउन, उसमें सस्पेंस क्या है, उसमें मिस्ट्री क्या है, क्यों ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्की टाइम होता है 19 मिनट्स। क्योंकि अभी तक की जितनी जर्नी रही है पूरे मोर देन 40 डेज़ के चंद्रयान की, उसमें ये 19 मिनट्स काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो लैंडर है वो सक्सेसफुली लैंड किया कि नहीं किया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। और ये जो क्लिप है हिंदी न्यूज़पेपर से लिया गया है। और क्लिप देखने में तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, बट इस क्लिप को समझना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। और इस क्लिप की टेक्निकलिटी को समझाने के लिए ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, और उसके बाद इसका एक जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पज़ ये भी है कि जिन बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है हमेशा, स्पेशली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कि वो जो पढ़ रहे हैं साइंस में, मैथ्स में, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ है। तो ये आपके सामने एक एकदम लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्चुअली में आप पढ़ाई करते हैं फिज़िक्स में, वो आपको चंद्रयान मिशन में कितने ज़्यादा डिटेल में यूज़ हो रहा है। सो इट्स ऑल वेरी यूज़फुल जो आप स्टडी कर रहे हैं। सो कीप स्टडी। तो चलिए आते हैं इस टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो पहले हम इस लाइन को समझते हैं। जो लाइन यहाँ पे ये जो लाइन है, और ये पूरा 1 2 3 4 5 तक तो ये लाइन एक लाइन में आ रही है। बट यहाँ से यहाँ पे एक आपको डाइवर्जन दिख रहा है, या तो 5th लाइन के बाद ये लाइन शुरू होगी या तो ये शुरू होगी। अब यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है चंद्रयान 2 के साथ। यहीं पे मतलब ये जाना चाहिए था चंद्रयान 2 के लैंडर को रेड वाले लाइन के अलॉन्ग, बट इसरो के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लाइन जो है लैंडर रेड लाइन पे नहीं जा पाया और वो डायरेक्टली फॉल कर गया, और हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था। तो आज चंद्रयान 3 को भी डिसाइड करना होगा स्टेज 5 पे आने के बाद कि वो नेक्स्ट पाथ कौन सा चूज़ करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो विक्रम लैंडर है वो अपना पावर डिसेंट स्टार्ट करेगा। और इस समय जो एल्टीट्यूड होगा, जो हाइट होगी मून के सरफेस से, वो होगी 25 किलोमीटर्स। और वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब कुछ ऐसा होगा। और को ध्यान ये रखना है कि जब ये लैंड करेगा तो इसको ऐसा होना है वर्टिकल। तो ये जब ऐसा होगा तभी ये सक्सेसफुली लैंड कर पाएगा। अगर ये वर्टिकल इस पोजीशन में होता है तो ये क्रैश कर जाएगा, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है।
तो अभी 25 किलोमीटर की हाइट पे ये इस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जो स्पीड है इसकी वो 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे इसके जो 4 मेन इंजन है वो इसकी स्पीड को करीब 80% तक घटा देंगे। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में हम बात करें तो ये स्पीड कम से कम 6000 किलोमीटर पर आवर होगी। एक नॉर्मल एरोप्लेन की जो स्पीड होती है, जेट एरोप्लेन की स्पीड, वो 600 से लेके 800 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हाई स्पीड से ये अभी मूव कर रहा होगा। इतने हाई स्पीड में अगर डायरेक्ट लैंडिंग होती तो ऑब्वियस बात है, क्रैशिंग से कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले हमें इस स्पीड को कम करना होगा। तो हम इस स्पीड को कम करेंगे तो पहले 6000 किलोमीटर पर आवर से लेके 1000 किलोमीटर पर आवर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इंजन्स को अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट लगाना होगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये थ्रस्ट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि वो थ्रस्ट कितने न्यूटन का लगेगा और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है हर इंजन के द्वारा। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि अर्थ के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी काफ़ी कम होती है, तो ऑटोमेटिकली वो फैक्टर भी अपने आप यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि जो इफ़ेक्टिव मास यहाँ पे इस लैंडर का होगा वो कम हो चुका होगा एटलीस्ट मून पे जाने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 60 kg का अर्थ पे है तो मून पे ये केवल 10 kg का होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी 1/6 हो जाती। तो ये पूरा प्रोसेस होने में 25 किलोमीटर से 7.4 किलोमीटर तक आने में और स्पीड को 1.7 किलोमीटर पर सेकंड से रिड्यूस करके 61 मीटर पर सेकंड तक लाने में 11 मिनट का समय लग जाएगा। अब हम आते हैं सेकंड फेज़ में। सेकंड फेज जो है 10 सेकंड के लिए रहता है और यहाँ पे लैंडर को अपने ओरिएंटेशन को फिक्स करना होता है। इसके जो 8 थ्रस्टर्स हैं वो अब यहाँ पे यूज़ में आएंगे और इसकी जो हाइट है या एल्टीट्यूड है मून के सरफेस से वो अब फर्दर रिड्यूस होगी 7.4 किलोमीटर से 6.8 किलोमीटर। और स्पीड जो है वो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा था 1.7 किलोमीटर पर सेकंड फर्स्ट स्टेज में स्पीड था, तो यहाँ पे वो 336 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और अब यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर सेंसर्स लगे हैं, सेंसर्स मतलब जो कंप्यूटर्स लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, वो फंक्शन करना शुरू करेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा पाथ आगे लेना है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये इतना इजी नहीं होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे टफ नट में देखें तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि हिस्टोरिकली हम देखें तो 40% मिशन जो मून पे भेजे गए वो फेल हो गए। उनमें से भी अगर हम उन मिशन की बात करें जिनमें हमने रोबोटिक लैंडिंग कराई है, जैसे कि चंद्रयान 3 का काम रोबोटिक लैंडिंग का ही है, तो लैंडिंग के केस में फेलियर रेट और ज़्यादा है, लगभग 60% है। मतलब 40% ही सक्सेसफुल रेट है। और ऐसे मिशन जिसमें कि मून पे लैंड भी कराना है आपको और वहाँ पे ड्रिलिंग करके कुछ सैंपल को वापस लेके आना है, वहाँ पे फेलियर रेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो हो जाता है 67%। लेकिन अगर हम ऐसे मिशन की बात करें जिसमें कि आपको केवल एक ऑर्बिटर पहुँचाना है मून तक या फ्लाई बाई है, तो वहाँ पे सक्सेस के रेट ज़्यादा हो जाते हैं और फेलियर रेट कम हो जाता है, लगभग 36 से लेकर 24%। फ़िलहाल अभी तक केवल 3 ही देश ऐसे हैं जो कि मून पे सक्सेसफुली लैंड कराए चुके हैं अपने रोवर को या लैंडर को। उनमें है यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना। जहाँ तक बात है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने केवल रोबोटिक लैंडिंग नहीं, इनफैक्ट इन्होंने मैन लैंडिंग भी कराया है, अपोलो 11 एंड फर्दर मिशंस। इस चंद्रयान 3 में जो रोवर रखा है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें तो इसका नाम प्रज्ञान है और ये जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। ये दोनों नेम सेम है, यही नेम हमारा चंद्रयान 2 में भी था। रोवर का जो मिशन लाइफ है वो 1 लूनर डे होगा और ये 14 अर्थ डेज़ के बराबर होगा। मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे 14 डेज़ के लिए फंक्शनल रहेगा। इसका जो वेट है वो 26 kg, इसमें जो पावर लगा है वो 50 वाट का है, 2 पेलोड है इसमें। ठीक है, तो पेलोड वहाँ पे मून के एग्जोस्फीयर और
का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए। चलिए हम आते हैं सेकंड फेज़ के बाद थर्ड फेज़ में। थर्ड फेज़ जो है लैंडिंग करने के पहले का फेज़ है, मतलब वर्टिकल टचडाउन। तो यहाँ पे हाइट रिड्यूस हो जाएगा 6.8 किलोमीटर से 0.8 से लेके 1.3 किलोमीटर तक। अगर हम फोर्थ फेज़ में आए तो फोर्थ फेज़ में क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंडर जो है वो 12 सेकंड के लिए हावर करेगा। हावर करने का मतलब ये है कि वो स्टिल रहेगा एयर में मून के सरफेस के ऊपर। हालांकि वहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो हम स्पेस बोल सकते हैं कि स्पेस में वहाँ पे वो हवरिंग करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हवरिंग करने का बेसिक रीज़न ये है कि वो वर्टिकल लैंडिंग के पहले अपने आप को सही तरीके से ओरिएंट कर ले, और इसके जो 4 लेग्स हैं वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करें। आपको ध्यान ये रखना है कि जो 4 लेग्स हैं ये नीचे की तरफ होने चाहिए एग्जैक्टली, तभी वो सक्सेसफुली लैंड करेगा। और फिर उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि जो लैंडिंग स्पॉट है वो प्री डिटरमाइंड स्पॉट है। हमें पहले से पता है कि हमें कौन से लैटिट्यूड में और कौन से लॉन्गिट्यूड में अपने रोवर को लैंड कराना है, और जब वो वहाँ जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर साइट पे ही होवर करेगा, उसके अलावा कहीं और पे नहीं करेगा। तो होवरिंग करने से उसका जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है वो कंफर्म हो जाएगा। ये जो एरिया है लैंडिंग का वो 4/2.4 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। ओके, जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लिया था। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर हेल्प कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं लगा हुआ है। तो ऑलरेडी जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 2019 में लॉन्च किया था वो अभी भी फंक्शनल है, तो उसी के हेल्प से ये एरिया डिसाइड किया गया और वहीं पे चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड करेगा। अब उसके बाद अगले 2 मिनट में इस लैंडर को 150 मीटर डिसेंड करना है। अब यहाँ पे को ध्यान ये रखना है कि अब हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और यहाँ पे बहुत क्रिटिकल स्टेज लास्ट 2-3 मिनट्स है। तो अब फेज़ 5 पे आते हैं। फेज़ 5 में जब एग्जैक्टली 150 मीटर एबव हमारा लैंडर सरफेस के ऊपर है तो वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा, इसके इंजन्स बंद हो जाएंगे और वो फिर से 22 सेकंड्स के लिए हवर करेगा। ये हवरिंग बार बार इसलिए हो रही है ताकि ये कंफर्म रहे कि वो क्रैश ना करे। ठीक है, और जहाँ तक लैंडर की नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम की बात है तो उसमें हर तरह के सेंसर्स लगे हुए हैं किसी भी हैजार्ड से बचने की, और इस बार हर फेलियर्स को टैकल करने के लिए कुछ न कुछ अल्टरनेटिव्स चंद्रयान 3 में लगाए गए हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपको जो मैंने बताया था शुरू में कि परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अब आपको परफेक्ट वर्टिकल पोजीशन में आना होता है। विदाउट इस चेंज के यहाँ पे लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जब हम लोग देख रहे थे तो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, और यहाँ पे ये परफेक्ट वर्टिकल पोजीशन है। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि 2 तरह के पाथ हैं। ये 2 तरह के पाथ इसलिए हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये जो ब्लू वाला लाइन है उसमें लैंडर की होवरिंग के दौरान लैंडर में जो सेंसर्स लगे हैं वो इवैल्यूएट करेंगे कि वो डाउन वन मूवमेंट रिज्यूम करे या नहीं करे। क्योंकि अगर वो जहाँ पे लैंड कर रहा है वहाँ पे ज़मीन सेफ़ नहीं है, कुछ क्रेटर्स हैं या कुछ रॉक्स हैं या कोई हार्ड सरफेस है, तो हमारा लैंडर जो है सही तरीके से लैंड नहीं कर पाएगा। तो उसे एक इवन सरफेस की ज़रूरत है, क्योंकि इसके जो लेग्स हैं उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते।
तो वो लेग्स डिज़ाइंड है प्रॉपर तरीके से, तो उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर उसे ये लगता है लैंड करने से पहले कि जो नीचे की सरफेस है वो सेफ़ नहीं है, तो वो कहीं और लैंड करेगा, और उसके लिए वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से 150 मीटर रेडियस के सर्कल में कोई दूसरा सरफेस ढूंढेगा और वहाँ पे वो जाके सेफली लैंड करेगा। ठीक है, अगेन वहाँ पे जाने के पहले वो फिर से होवर करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, देन लैंड करेगा। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है वो 2 मिनट में भी हो सकता है या 1 मिनट में भी हो सकता है। अगर वो सेकंड पाथ में जाता है तो आपको लैंडिंग थोड़ा सा लेट में होगा, लेकिन सेफ़ होगा। वो ब्लू लाइन पे ही लैंड हो जाता है तो लैंडिंग थोड़ा पहले 2 या 3 मिनट हो जाएगा, और वो भी सेफ़ होगा। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ब्लू वाले लाइन के नीचे जो सरफेस है वो इवन हो। जैसे कि हमें पता है कि मून पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, बहुत सारे रॉक्स हैं, तो वहाँ पे एक इवन सरफेस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो हमारा पॉइंट तो कंफर्म है कि हमें कहाँ पे लैंड करना है, लेकिन अगर वो उस पॉइंट पे नहीं जा पाता है होवरिंग के बाद, तो हमें दूसरा पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में देख लेते हैं। पहले चंद्रयान 1 जो हमारा मिशन था वो केवल एक ऑर्बिटर मिशन था, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा चंद्रयान 1 को डिज़ाइन किया गया था। और चंद्रयान 1 जो है अब तक मतलब जब तक वो फंक्शनल था तब तक वो उसने 3400 बार चक्कर लगा लिया था मून का। और मिशन जो था वो कंक्लूड हो गया था अगस्त 29, 2009 को, क्योंकि उसके बाद स्पेस क्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन जो है वो लॉस हो गया था। और चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इसने कंफर्म किया था कि मून पे वाटर प्रेजेंट है। मून पे वाटर के मॉलिक्यूल्स स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर ने कंफर्म किया था। चंद्रयान 2 को अगर हम देखें तो चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ। इसमें ऑर्बिटर लैंडर रोवर सेम कॉन्फ़िगरेशन जो चंद्रयान 3 में, और सेम चीज़ के लिए उसे भी लॉन्च किया गया था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए। बट चंद्रयान 2 जो है वो एक अटेम्प्ट था इंडिया का सॉफ्ट लैंड करने का, लेकिन लैंडिंग मॉड्यूल जो है फेल हो गया था, कंट्रोल डिसेंट नहीं हो पाया था। ये जितना भी मैंने 5 फेज़ में बताया, ये इसमें आई थिंक 4th फेज़ या 5th फेज़ में ही कंट्रोल जो है लैंडर ने खो दिया था, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन लॉस हो गया, और जितने भी लैंडर में हमारे रोवर थे वो भी उसके साथ कम्युनिकेशन लॉस की वजह से फेल कर गए। और अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो जो मैं पहले ही बताया कि चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के द्वारा 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ। इसके बाद अर्थ में अपने बहुत सारे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्यूवर्स उसने किए, लगभग 5 अर्थ बाउंड मैन्यूवर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ये स्लिंग शॉट करता है चंद्रयान 3 टुवर्ड्स मून, वहाँ पे भी इसे 5 मैन्यूवर्स करने। और अपने प्रीवियस वीडियो मैंने ये बताया था कि इसी मंथ में अराउंड 10 और 11 अगस्त को रशिया ने भी अपना लूना 25 मिशन लॉन्च किया था साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वो फेल कर गया, क्रैश लैंड कर गया। और इन सारे फेलियर्स को स्टडी करने के बाद चंद्रयान 3 के पास अब एक मौका है, और इंडिया के पास मौका है वर्ल्ड की सबसे पहली कंट्री बनने का, साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हमें आज शाम में पता चलेंगी कि 5:45 PM के बाद जो डिसेंट स्टार्ट होगा वो 6 PM या 6:05 PM तक कैसा होता है, वो फेवरेबल लैंडिंग हो पाता है या नहीं होता है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि आखिर इस नए चंद्रयान 3 में जो लैंडर है यहाँ पे, वो उसमें क्या खासियत है और वो पिछले वाले चंद्रयान 2 के लैंडर से कैसे अलग है।
तब यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं हमारे पास चंद्रयान 3 के लैंडर और इस छोटे से बॉक्स में जो हमारा रोवर है वो बाहर निकल के आ रहा है। तो ऐसे ही वो मून के सरफेस पे ही बाहर निकल गया। इसमें सोलर पैनल्स लगे हैं, 6 व्हील्स वाली ये लगभग छोटे से कार टाइप सी है। और ये सोलर पैनल्स इसलिए लगे हैं और ये जो टाइम है पर्टिकुलर 5:45 PM ये इसलिए सेलेक्ट किया गया कि इसी टाइम पे जो है सनराइज़ होगा मून पे। और बिना सनराइज़ हुए लैंडर और रोवर जो चार्ज नहीं हो पाएंगे, और चार्ज नहीं होंगे तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स नहीं काम करेंगे। तो ये पर्टिकुलर टाइम जो है लूनर डे के हिसाब से डिसाइड किया गया है। अब चेंजेस की अगर बात करें तो चेंजेस यहाँ पे ये है कि जो डिसेंट के दौरान थ्रस्ट है वो थ्रू आउट जो है लैंडर रेगुलेट कर सकता है। लैंडर में 2 कैमरा लगे हुए हैं और ये कैमरा ये डिसाइड करेंगे कि जहाँ पे हमारा लैंडर लैंड कर रहा है वहाँ पे कोई अगर दिक्कत आती है या कोई हैज़ार्ड टाइप सिचुएशन होता है तो वो उसको कैसे टैकल करें। लैंडर में हमारा लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा है जो ये डिसाइड करेगा कि एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस में जो लैंडर्स का स्पीड है वो कितना है। लैंडर में और भी बहुत सारा फ्यूल है जो ये एडजस्ट करेगा कि उसको कौन सा पाथ लेना है, कौन सा ओरिएंटेशन लेना है, कौन सा स्पीड लेना है। और फ्यूल जो है वो लार्जर प्रोपोर्शनल टैंक में रखा गया है विद सेफ गार्ड, ताकि वो इधर उधर मिक्स ना हो पाए। और लैंडर में जो 5th सेंट्रल इंजन है उसको रिमूव कर दिया गया है और जो बाकी 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं किनारे पे उनको बढ़ा दिया। यहाँ पे थ्रस्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो देखिए आपको यहाँ दिख सकता है, एक यहाँ, एक यहाँ। यह इमेज में नहीं दिखेगा, ये जो सेंट्रल है इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। और लैंडर्स की जो लेग्स हैं, लेग्स का मतलब ये आप इसमें देख सकते हैं, ये एक ही से पीछे होगा, उसको मजबूत कर दिया गया है ताकि वो क्रैश अगर होता भी है तो वो सेफली कम से कम लैंड कर जाए वर्टिकल पोजीशन में भी। और इसमें एक्स्ट्रा सोलर एरेज लगाया गया है ताकि जो पावर का बैटरी का रिक्वायरमेंट हो वो पूरा हो सके। और लैंडर जो है अपना लैंडिंग साइड एक लार्जर सरफेस एरिया पे चूज़ कर सकता है और उसके पास 2 ऑप्शंस होंगे पर्टिकुलर साइड को चूज़ करने के। उसमें से जो भी उसे बेटर लगेगा वो उसे सेलेक्ट करेगा। और अगर डिसेंट के दौरान लैंडर को ये नहीं पता चल पाता है कि वो कितने एल्टीट्यूड पे है तो वो एक फिक्स स्पीड पे अपनी डिसेंडिंग को कंटिन्यू रखेगा। और लैंडर जो है लगातार जो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ कम्युनिकेट करता रहेगा और जो ग्राउंड पे स्टेशन है उनके साथ भी। तो ये एक पूरा मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया आपको एक सिंपल फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिसमें मैंने ये बताया कि लैंडर किस तरीके से लैंड करने वाला है। यहाँ पे आपको ये भी नोट करना होगा लैंडर और रोवर में 6 पेलोड्स लगे हैं, वो मून के साउथ पोल के लोकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। यहाँ पे कुछ मैं मून के साउथ पोल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आखिर क्यों इसरो को इतना इंटरेस्ट है, या वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ को भी हम देख रहे हैं कि वो मून के साउथ पोल पे जा रहे हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पे कुछ ऐसे रीज़न्स हैं मून के साउथ पोल में जहाँ पे आज तक जो है सन की लाइट नहीं गई है, और सन की लाइट नहीं जाने की वजह से और मून पे कोई एयर नहीं होने की वजह से हो सकता है हमें वहाँ पे कुछ ऐसा मटेरियल मिले जो कि यूनिवर्स सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के समय से वहाँ पे एज इट इज़ इंटैक्ट पड़ी हो। तो उन मटेरियल को स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन कैसे हुई, और इस अंडरस्टैंडिंग से हमारा जो एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है सोलर सिस्टम को वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होगा। चलिए आगे इस लैंडिंग को थोड़ा सा फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट से भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ये है और इसको परफेक्ट एकदम वर्टिकल ऐसा होना है, तो ये कन्वर्जन में एक्चुअली में क्या हो रहा है और किस स्टेज पे कितना
हॉरिजॉन्टल और कितना वर्टिकल वेलोसिटी होगा उसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे एक फ्लो चार्ट से, और काफ़ी यहाँ पे सिंपल भी हो जाएगा। तो अगेन वो पूरे 15 मिनट में या 90 मिनट्स में क्या होने वाला है उसको हम यहाँ पे फिर से देखते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये मान चुके हैं कि मून का जो ऑर्बिट का एरिया था, पार्किंग ऑर्बिट का 25/134 किलोमीटर, वो कवर हो जाएगा शाम तक, और उसके बाद जो है वो 25 किलोमीटर का डिसेंट स्टार्ट होगा। तो 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे आने के बाद ही डिसेंट स्टार्ट होगा, और वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसा कि मैंने पहले बताया 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, और वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, और ये लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, अब इतनी हाई स्पीड से आपको स्पीड को रिड्यूस करते हुए 0 पे लेके आना है इस चीज़ को, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम पावर डिसेंट में देखें तो यहाँ पे रब ब्रेकिंग यूज़ होगा, और ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रयान 3 में इंस्टेंटेनियस थ्रस्ट रेगुलेशन यूज़ किया गया है। चंद्रयान 3 में सेकंड ऑर्डर पॉली गाइडेंस सिस्टम भी यूज़ किया गया, और चंद्रयान 2 में फर्स्ट ऑर्डर पॉली गाइडेंस यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे रब ब्रेकिंग यूज़ करके हम पावर डिसेंट स्टार्ट के फर्स्ट फेज़ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद चंद्रयान 3 में थ्रस्ट का डिमांड ज़्यादा है, तो इसके लिए 740 न्यूटन के 4 थ्रॉटल्स लगाए गए हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें चंद्रयान 2 से, तो वहाँ पे थ्रॉटल्स की कैपेसिटी कम थी, और क्योंकि उस समय वो 400 न्यूटन के 4 थ्रॉटल्स लगे थे, तो आपको स्पीड को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही ज़्यादा थ्रस्ट लगाना होगा जितना वो दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लगाना होगा। तो इसलिए आपको थ्रॉटल्स की कैपेसिटी बढ़ानी होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं रब ब्रेकिंग फेज़ के बाद एटीट्यूड होल्ड फेज़ में। यहाँ पे डिसेंट कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, 7.4 से लेके 6.8 किलोमीटर का डिसेंट हो रहा है। फर्स्ट फेज़ में डिसेंट ऑलमोस्ट 20 to 23 किलोमीटर का होगा। यहाँ पे स्पीड फर्दर कम होगी, 336 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और वर्टिकल वेलोसिटी -59 मिली। यहाँ माइनस का मतलब 0 से कम नहीं, माइनस सिंपली बस इस डायरेक्शन को बता रहा है कि हम अपर डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मानना है तो लोअर निगेटिव होगा। और चंद्रयान 3 में थर्ड ऑर्डर पॉली गाइडेंस यूज़ किया गया है, जो कि इनिशियल थ्रस्ट और एंगल कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा। अब सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है पावर डिसेंट स्टार्ट के रब ब्रेकिंग फेज़ में, लगभग 690 सेकंड का, और ये 10 से 12 मिनट का लगभग समय होगा। फिर उसके बाद 10 सेकंड का फेज़ होगा एटीट्यूड होल्ड फेज़। फिर उसके बाद फाइन ब्रेकिंग फेज़ आएगा। फाइन ब्रेकिंग फेज़ में सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये होगा 175 सेकंड का। फिर उसके बाद हमारा टर्मिनल डिसेंट फेज़ आएगा, जिसमें कि मैंने ऊपर की वीडियो में बताया कि 2 पाथ यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अगर लैंडर को ये लगता है कि फर्स्ट पाथ में सेफ्टी नहीं है, तो वो अपने पाथ को दूसरी जगह पे ले जाएगा, और वहाँ पे होरिंग करने के बाद फिर लैंड कराएगा। तो ये जो है डिपेंड करेगा कि लास्ट टर्मिनल डिसेंट फेज़ का टाइम कितना है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा पाथ चूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पूरी जर्नी करते करते मून के सरफेस के लॉन्ग लैंडर जो है लगभग 750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि जब ये लैंडिंग हो रहा होगा तो लैंडर को ऑलमोस्ट 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री वर्टिकल में टिल्ट होना है, और ये टिल्ट होना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम यहाँ पे 2019 के फेलियर्स की स्टडी की बात करें तो लास्ट का जो 3 मिनट्स था, जो फाइन ब्रेकिंग फेज़ है और टर्मिनल डिसेंट फेज़ है, वहाँ पे हुआ क्या था। तो इसरो ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि लैंडर जो है वो 410 डिग्री ज़्यादा मूव कर गया और अपने एक्चुअल कैलिब्रेटेड स्पिन से 55 डिग्री से डिविएट हो गया, क्योंकि उसको 55 डिग्री घूमना था और वो 410 डिग्री घूम गया, और इसकी वजह से उसका कंट्रोल जो है पूरी तरीके से हट गया इंस्ट्रूमेंट से और वो क्रैश लैंड कर गया। स्पीड और डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए लैंडर में टोटल 12 इंजन लगे हुए हैं, जिनमें से 4 इंजन्स जो है वेलोसिटी को रिड्यूस करेंगे और 8 स्मॉल इंजन जो है डिसेंट के कंट्रोल डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। मतलब वो उसको किस डायरेक्शन में बढ़ना है उसके लिए 8 इंजन लगाए गए हैं, और वेलोसिटी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंजन लगाए गए हैं। इन इंजन की जो थ्रॉटल कैपेसिटी मैंने पहले बताया वो 800 न्यूटन से लेके नीचे हम कितना भी कर सकते हैं उसे, उससे कम। और सारे जो फेज़ हैं 4 फेज़, उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया। और पॉली गाइडेंस सिस्टम भी यहाँ पे चेंज हो गया है, जो कि चंद्रयान 2 में फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है। और यहाँ पे स्पीड का जो रिडक्शन हो रहा है 1.68 किलोमीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि अगर हम किसी ह्यूमंस को 2 मीटर पर सेकेंड से स्पेस से गिराते हैं, स्पेशली अर्थ पे, तो अगर वो उस स्पीड से गिरता है अर्थ पे लगभग 7.2 किलोमीटर पर आवर, तो उसके सारे जो बोन्स हैं वो क्रश हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड कितना हाई स्पीड होता है। बट हमारे लैंडर में कुछ सेंसर्स ऐसे लगे हुए हैं जो कि इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि हम इतने स्पीड पे भी लैंडर को सेफली लैंड करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम लगा है लैंडर में वो 3 मीटर पर सेकेंड तक की वेलोसिटी को हैंडल कर सकता है। तो हम 2 मीटर पर सेकेंड तो आराम से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, एक बार जब लैंडर हमारा मून पर सेटल हो जाएगा तो वो रोवर को रिलीज़ करेगा और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा ऑन बोर्ड।